मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे मौलाना मसूद अज़हर के हवाले से। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही है और इनका एक बड़ा रोल रहा है जब भी कश्मीर की बात होती है, तो इनका ज़िक्र जो है वो मतलब इस रीजन में पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तो होता है, लेकिन ये वर्ल्ड स्टेज पे भी यूनाइटेड नेशन और इस तरह की जगहों पे भी इनका ज़िक्र होता है। अब चूँकि एफएटीएफ का टाइम करीब आ रहा अक्टूबर में उन्होंने विज़िट करना है पाकिस्तान को, तो अब ये शायद या इनको कोई खबर मिली है कि यार उन्होंने कहा है कि भई आप इसको कहाँ गया ये बंदा? तो अब इसको ढूँढे। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के पास है, अफ़गानिस्तान कहता है हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है। है किधर? इस मुद्दे पे कोशिश करेंगे समझने की और इसके लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, यकीनन आप जानते हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर से है और मौलाना मसूद अज़हर का नाम जब भी आता है तो कश्मीर का ज़िक्र आप या उनका नाम जो है दोनों का आपस में ज़िक्र लाज़मी होता है, अच्छा या बुरा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फखर भाई। डॉक्टर साहब एक तो ये बताइएगा कि मौलाना मसूद अज़हर के हवाले से आप क्योंकि कश्मीर से हैं तो आपने चीज़ें देखी हुई हैं बहुत अरसे से, अब भी देखते हैं। क्या कहेंगे कहाँ ये आदमी? ये वाक़ई अफ़गानिस्तान में है कि कहीं और है? देखिए ये जो मौलाना मसूद अज़हर साहब हैं, ये या तो इन्होंने अपना सारा ज़्यादातर वक़्त जो है वो पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में गुज़ारा है जहाद के हवाले से, और या फिर इन्होंने अपारा इस्लामाबाद आईएसआई के हेडक्वार्टर में बैठ के जहादियों को इंस्ट्रक्शंस देने के हवाले से गुज़ारा। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो कोसार इस्लामाबाद के जो कमांडर हैं आईएसआई के, उन्होंने इनको एक सेफ हाउस भी दे रखा था जिसकी प्रोटेक्शन जो है वो अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल बाजवा हमारी इत्तला के मुताबिक कोसार इस्लामाबाद के आईएसआई के कमांडर का। अब लास्ट टाइम ये हुआ कि वो पाए गए थे जो है वो कमांडर 909 काउंटर इंटेलिजेंस आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं वहां पे, और उन्होंने उनको पहले रखा हेडक्वार्टर 88 ब्रिगेड में और फिर बाद में उनको 102 ब्रिगेड ट्रांसफर किया गया 11 कोर के पिशावर में। इस वक्त वो कहाँ है इसके बारे में हमारे पास जो मुतज़ाद इत्तलाएं आ रही हैं वो एक तो ये है कि वो कश्मीर में मुजफ्फराबाद में फर्स्ट एके रेजिमेंट के हेडक्वार्टर वालों ने उनको छुपा के रखा है, और दूसरी खबर ये है कि वो अपारा में आईएसआई के जो हेडक्वार्टर है उनकी जेर निगरानी उनको छुपाया गया है। जहां तक अफगानिस्तान में मसूद अजहर साहब के होने का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि वो अफगानिस्तान में हैं, और अफगानिस्तान ने जो ये तालिबान सरकार ने जो जवाब दिया है कि वो अफगानिस्तान में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से उनको अफगानिस्तान पहुंचाया गया है तो यकीनन उनको जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं जो पहले डीजीआईएसआई थे और फिर 11 कोर के कमांडर थे, और साहिर शमशाद मिर्जा लेफ्टिनेंट जनरल जो 10 कोर के कमांडर हैं और रावलपिंडी कोर भी उसको कहते हैं जो पूरे कश्मीर के मामला देखते हैं, इन दोनों ने हो सकता है कि खुफिया तरीके से उनको अफगानिस्तान की तरफ निकाला हो और तालिबान को भी ये पता ना हो कि वो अफगानिस्तान में। जी अच्छा मिर्ज़ा साहब एक ये वाली बात कि अगर हम ये कह दें लेट्स सपोज़ आप जो बता रहे हैं कि जी इस तरह, लेकिन इस वक़्त सर एक चीज़ जो बड़ी ये मेरे ख़्याल में फ़ौज को भी पता है और जो भी इदारे ये सारा कुछ कंट्रोल किया करते थे, ये उनको बड़ी क्लियर है ये बात कि अब मतलब चीज़ें शायद अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ठीक है? अब साँस लेने का जो सिस्टम है वो रुक चुका है। तो आपको लगता नहीं है कि वो अब इनके लिए यूज़लेस हो गए कि इसके लिए इतना तग-ओ-दो ये करते रहेंगे? डू यू थिंक दैट? मतलब मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ मुझे नहीं हज़म हो रही कि इतना वो तग-ओ-दो इनके लिए अब करते रहेंगे। देखिए, मसूद अजहर साहब जो है ये डायरेक्ट पैदावार है आईएसआई के मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट की और जीएचक्यू के मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और इनकी जो तंजीम है वो बड़ी एक्टिव रही है कश्मीर में। आपको पता है पुलवामा अटैक में भी उनका नाम आता रहा है, इसके अलावा इंडिया में भी। ये असल में पाकिस्तान आर्मी की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब मसूद अजहर को
आपके सवाल का जो इशारा है वो ये है कि जी, क्या मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी तो नहीं बन गया। मैं मैं ये नहीं कह रहा समझता कि मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है। देखिए, वो एक एसेट था और वो एक एसेट रहेगा। जी, किसी वक्त हम अपनी जरूरत की चीजों को स्टोर में भी रख देते हैं ना, जब अगर किचन में जरूरत ना हो जी, तो हम उसको स्टोर में रख देते हैं, फेंकते नहीं है, क्योंकि किसी वक्त भी उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मसूद अजहर साहब को आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन मसूद अजहर जो है उसका जो नेटवर्क है और जिस तरीके से वो इस सारी सिचुएशन को समझता है कि कैसे हमले करने हैं, कैसे दहशतगर्दी करनी है, तो वो अगर रिटायर भी हो जाते हैं, फर्ज करो जैसे एक बॉक्सिंग का चैंपियन जब रिटायर हो जाए तो जी, फिर वो बॉक्सिंग का कोच बन जाता है। तो इसमें सही, कोई मुझे बइज़त क्यास ये बात नहीं लगती कि वो अगर डायरेक्टली अब इन्वॉल्व नहीं है इंडिया पे हमले करने में, लेकिन वो अभी भी जो है दहशतगर्दों की ट्रेनिंग और वो सारा मामला जो है उसमें बतौर कोच जरूर उनका रोल आज भी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले एक बड़ी अहम चीज़ आई थी डॉन में और उसमें ये कहा गया था कि जितने भी ये लोग थे या हैं, तो इनको एक सपोर्ट आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया ने अफ़गान जिहाद में काफ़ी उनका एक रोल था और इस तरह की चीज़ों में वो रोल प्ले करते रहे और इस तरह जो भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है, ये सपोर्ट हासिल रही है। फाइनेंस उनकी तरफ से था, बाकी चीज़ें हमारी होती होंगी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक इतना प्रेशर आया हुआ है कि अब सँभालना इनको मुश्किल है और अब कहते हैं कि या तो इनको आप मेन स्ट्रीम करेंगे और या फिर ये जाएँगे आईएसके वगैरह की ऑर्गेनाइज़ेशन टाइप लोगों के पास या फिर इस तरह क्योंकि सर्वाइवल लाज़मी सी बात है, अब मुश्किल हो गया है। अब सऊदी अरेबिया ने भी हाथ उठा लिया, कुवैत ने भी, यूएई ने भी। अब पाकिस्तान क्या करे उनके साथ? लाज़िमी सी बात है पाकिस्तान एफएटीएफ में ऐसा फँसा हुआ है कि वो कहते हैं यार आप जान छुड़ाओ। मैं जो बार-बार इस पॉइंट पे आ रहा हूँ उसकी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है। उसकी इकोनॉमी को हम देख लें या बाकी चीज़ों को देख लें। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अब वो खुद मतलब बजाय इसके कि हम ये कहते हैं कि जी वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। हो सकता है क्योंकि आईएस-के जो है हेलमंद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका वहाँ पर और उनको उन्होंने जॉइन कर लिया। ज़रूरी तो नहीं क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने जब साइड लाइन कर ली तो उनको गुस्सा तो है जिस तरह टीटीपी को हमारे ऊपर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को साइडलाइन नहीं किया। पाकिस्तान अभी भी उनकी परवरिश कर रहा है, उनको पाल रहा है, उनको बचा रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसा मैंने कहा जी, आईएसआई जो है वो उसमें जो डिपार्टमेंट है पूरा वो और कोसार के इस्लामाबाद के जो कोसार आईएसआई के कमांडर हैं वो उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और सिक्योरिटी भी उनकी कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मसूद अजहर को उन्होंने अबंडन कर दिया हो, हुँ। उसको अभी स्टोर में रखा है। और जहां तक ये बात है कि वो जाके किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाएं, तो ऐसा मुझे मुमकिन नजर नहीं आता, इसलिए कि इस वक्त जो उनकी पोजीशन है जैश ए मोहम्मद के हवाले से, वो कैसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं इंडिविजुअली, वो नहीं जा सकते, और अगर लेकिन जाने सर की कोशिश करेंगे तो मारे जाए। आपको पता होगा कि आईएसके के जो ज़्यादातर लोग हैं, वो जैश के लोग जो है उनको मज़ीद वो ऐसे हो गए थे कि यहाँ से जब उनको सिस्टम उनका बंद हुआ था, तो उन्होंने एक एग्रेशन में आके उस ऑर्गेनाइज़ेशन को सर पहले भी जॉइन किया और बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों ने जॉइन किया है जिनका बड़ा नाम हुआ करता था किसी ज़माने में। तो मतलब हम ये क्यों नहीं मान सकते कि वो मौलाना मसूद अज़हर साहब भी कर सकते हैं जॉइन? आईएसए अब इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आईएसए को हंट किया जा रहा है। तो मेरा नहीं सर ख्याल ये कि बड़े-बड़े हमले आईएसए कर रही है। एक। आपको पता है हर जी। जुम्मे को मस्जिद में हमले करके और 100-100 लोगों को मार रही है, तो ये तो मजबूत है, तो इतना स्ट्रॉन्ग मतलब काबुल के अंदर जाके सर हमले कर रही है। आपको हर जुम्मे को, हर जुमेरात को आपको एक मस्जिद के ऊपर अटैक आता है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं कि हमारा बंदा आया था और उसने सुसाइड किया है। तो देखिए, ये इंडिविजुअल टेररिज्म के वाकयात हैं, ये मास मूवमेंट नहीं है, ये जारी रह सकते हैं कुछ अरसे तक। जी। लेकिन उस तरह से आईएसए के पास अब जो है वो सहूलियात नहीं है जी। कि जैसे पहले सीरिया था, इराक के कुछ इलाके थे, हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान था, ये सारे इलाके। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब ये सारी दहशतगर्द तंजीमें जो है बैकफुट पे चली गई हैं। खास तौर पर तालिबान ने जब से इक़्तिदार संभाला है, हाँ, तालिबान अपने शराकत इक़्तिदार के लिए तैयार नहीं है किसी के साथ। जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये लोग जो अभी मतलब मैं इसको कहूँगा बेरोज़गार हुए हैं, क्योंकि कश्मीर में अब उस तरह इनका हाथ नहीं चल रहा। मतलब हम देख रहे हैं, ठीक है, छोटी-मोटी चीज़ें होती होंगी, लेकिन कोई लार्ज स्केल कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं इंडियन साइड की कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो सर ये क्या करेंगे? मतलब अगर पाकिस्तान इनको रखता भी है, तो फॉर व्हाट? क्योंकि आपको पता है कि वो प्रेशर, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इनका दिल करता है या नहीं करता, लेकिन सर वो इंटरनेशनल प्रेशर तो आप, मतलब अब मैंने कहा ना कि बर्दाश्त से बाहर है, वो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। वो हम बाजवा साहब की बात कर लें, हालाँकि उन्होंने एक बेहतर रोल मैं कहता हूँ कि प्ले किया है इन चीज़ों में, हिंदुस्तान के साथ हो या बाकी चीज़ों में हो, ठीक है। उनको भी लोग मतलब बुरा-भला कह रहे हैं, सबसे बढ़कर इमरान खान साहब गालियाँ देते रहे। तो फिर भी किस लिए एसेट्स रखे जा रहे हैं? अगर ये वाले एसेट्स हमारे हैं, चलो थे किसी ज़माने में सर रहे हैं, बहुत इस्तेमाल हुआ इसका। लेकिन अब क्योंकि हो नहीं सकता, कहाँ पे कश्मीर अगर नहीं है तो क्या चाइना के खिलाफ जाके इस्तेमाल करेंगे, अफ़गानिस्तान में जाके इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ये एसेट्स किसी भी वक्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जी, किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये प्रॉक्सीज हैं। जी, और अफगानिस्तान में अगर तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नत्थ नहीं डालता, उनको कंट्रोल नहीं करता, तो फिर इनको अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको जो है वो रूस की जो यूक्रेन की जंग हो रही है उस हवाले से उज्बेकिस्तान के रास्ते रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको जो है ये इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए एक दफा फिर कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो इस्तेमाल देखें ना, छुरी है, चाहे आप उसे आलू काटे, प्याज काटे, गोश्त काटे या कागज को काट लें, तो वो छुरी तो छुरी है, वो एक एसेट है। अब ये है कि अगर गाजरे नहीं है, फर्ज करें, जी, जी। तो वो प्याज भी तो है ना, वो भी तो कट सकता है उससे। तो इसी तरह से ये है, ये बहुत बड़ी गेम है और इसके अंदर अब इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ जो यूक्रेन के सपोर्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि इन जहादी तंजीमों को, जो पाकिस्तान में जिनका या अफगानिस्तान में बेस रहा है या है, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए रूस को एंगेज करने के लिए, एक और फ्रंट खोलने के लिए। तो जी। ये किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकते हैं। जी। तो सर ऐसा मुमकिन है कि मतलब यूक्रेन, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि यूक्रेन में यूके से भी लोग आके लड़ रहे थे, बल्कि उनकी तस्वीरें भी हम देखा करते थे और इंटरनेशनली बड़ा प्रमोट भी किया गया था कि भाई आप जाके लड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग रशिया के मुकाबले में कमज़ोर हैं। तो सर ऐसा मुमकिन है कि यहाँ से लोगों को या सीरिया से लोगों को या इराक से इस तरह के लोगों को उठाकर और कहें कि जाके रशिया में इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करें? नहीं, बराह रास्त तो यूक्रेन में शायद इनको ना भेजें, लेकिन एक सेकंड फ्रंट खोलने के लिए सेंट्रल एशिया की साइड से ये कोशिश जरूर इस वक्त जो है वो टेबल पर है। और इसके बारे में जो मतलब है, मेरी जो इतलात हैं वो इतनी नहीं है कि मैं आपको मतलब है सॉलिड इसका जवाब दे सकूं, ओके। लेकिन मुझे ये पता है कि ये बात टेबल पे है और डिस्कस हो रही है कि एक सेकंड फ्रंट इन जातियों को लेकर के यहाँ से खोला जाए। जी। सर लेकिन वो तो फिर ऐसा लगता है कि वो तो अमेरिका ही कर सकता है सर, क्योंकि बाकी तो किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में वो कहते थे हम जिहाद कर रहे हैं, हमें कहा गया और हमने कहा सर आपने कहा जिहाद है तो ये जिहाद है, जब उन्होंने कहा ये फसाद है तो हमने कहा ये फसाद है। तो ये तो अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि रशिया का डायरेक्ट तो वही टक्कर ले सकते हैं, बाकी तो पाकिस्तान की क्या मजाल या अफगानिस्तान की क्या मजाल या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की क्या मजाल कि वो एक सिंगल बंदा भी वहां पे इंजेक्ट कर सके। ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, वो भी कश्मीर के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंटर हुए थे कश्मीर से, और वो कहते हैं कि गालिबन वो यहाँ रहना चाहते हैं। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा इसके ऊपर कि और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यानी फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम इनको वापस करेंगे क्योंकि इंडियन सिटीजन हैं। उन्होंने फिर इस पे काफ़ी काफ़ी मतलब बातें की और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप हिंदुस्तान के उस स्टांस को मानते हैं, जो वो कहता है, जो वो क्लेम करता है। क्योंकि हमारा मतलब हम बात ये करते हैं कि ये वाला कश्मीर या वो वाला कश्मीर, बॉर्डर के दोनों पार के लोग एक तो आ जा सकते हैं एक-दूसरे के यहाँ, और सेकंड ये है कि यहाँ वाले पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं और वहाँ वाले हिंदुस्तान के सिटीज़न नहीं। इस पे थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा सर। देखिए, ये जज्बाती बात है। बात ये है कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं और जम्मू वाल हैं और लद्दाख के लोग हैं जो रियासत का हिस्सा थे, जी, जी। वो सब तो इंडियन सिटीजन हैं। उनको तो वही हकूक हासिल है जो किसी भी इंडियन सिटीजन को हासिल है। जी। और वहाँ तो कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है। तो
हो सकता है वो आजाद रियासत के हामी हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये कहा हो कि हम ना इंडिया के शहरी हैं ना पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। इंडिया, कश्मीर और जम्मू के लोग जो है वो उतने ही इंडिया के शहरी हैं जितना के दिल्ली का या मुंबई या महाराष्ट्र का कोई इंडियन जो है वो शहरी है। जहां तक बात आ जाती है गिलगित बल्तिस्तान की, मकबूजा और पीओजे की, तो यहाँ के लोग पाकिस्तान के उस तरह से शहरी नहीं है। बेशक वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बैरून मुल्क सफर करते हैं, जी। लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन भी इस चीज को तस्लीम करती है कि ये इलाका मुतनाज़ा है, हम्म। जिसमें वादी को मुतनाज़ा नहीं करार दिया गया, या जम्मू को या लद्दाख को मुतनाज़ा नहीं करार दिया यूनाइटेड नेशन ने, उसने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मुतनाज़ा इलाका करार दिया। तो ये बड़ा फर्क है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, चीन का बड़ा जिक्र होता है जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के साथ। उनके मतलब क्लैशेस भी हैं, ठीक है, किसी हद तक अप्स एंड डाउन का शिकार रहते हैं। हम कहते हैं कि हमारा बड़ा करीबी दोस्त यार मुल्क है, और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, शायद से मीठी हमारी दोस्ती है। लेकिन एक तो ये है कि जो मतलब जिस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको वो यूज कर सकता है हिंदुस्तान या किसी और कंट्री के खिलाफ। और सेकेंडली, फ्लड के हवाले से बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं अब कि सऊदी अरेबिया और चाइना ने उस तरह की हेल्प नहीं की, बहुत हल्की फुल्की हेल्प की है। मतलब दोनों का शायद निशान ही नहीं है, दोनों बड़े मजबूत मुल्क है, पैसा बहुत है। अगर वो चाहे तो मैं ये नहीं कहता कि वो सारी अपनी जिम्मे ले लें, वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एज ए दोस्त या एज ए भाई मतलब करते हैं लोग मुश्किल वक्त में। आपका दूसरा सवाल तो मुझे समझ आ गया, पहला सवाल मुझे थोड़ा मैं कहता हूँ जो कंफ्यूजन ये हुआ है, जिस उसको तरह जरा रिपीट कर ये दें प्लीज। मौलाना मसूद अजहर टाइप के लोग हैं, या इस तरह के, मतलब एक तो नहीं है, ये तो काफी सारे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि चाइना इसको यूज कर सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ इन लोगों को, क्योंकि हमने तो अमेरिका के लिए भी इनको जनरेट किया था। तो क्या कोई ऐसी चीज भी लगती है आपको, नजर आती? देखिए ना, चाइना कश्मीर में तो इनको सपोर्ट कर रहा है। ये जितने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह हैं, जब भी इनके नाम, इनके लीडरों के नाम यूनाइटेड नेशन में इंडिया पेश करता है कि भाई ये जो है जिम्मेदार हैं कश्मीर में टेररिज्म के, जी। और इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्टों की लिस्ट में शामिल किया जाए, तो कौन वीटो करता है सिक्योरिटी काउंसिल की चाइना। मीटिंग में? चाइना वीटो करता है। तो जी ये इनडायरेक्ट सपोर्ट तो कर ही रहे हैं जी जी उनकी। जी जी दूसरी फ्लड्स की बात है। देखिए मेरी बात सुने, दो चीजें हैं। एक तो इससे पहले कि हम किसी को ये कहें कि आप हमारी मदद करें, मेरा है ना, पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना होगा। जी पूरी दुनिया के ऐसे ममालिक, अब चीन में क्या सैलाब नहीं आते? मैं 6 साल रहा हूं चाइना में, जी अपनी जवानी में। जी जी चाइना ने जो शहर ऊपर बनाए हैं ना, जैसे शंघाई है, पेइचिंग है, कैंटन है, गुआंगझो जिसको कहते जी जी। हैं, ऐसे ही उन्होंने इनके नीचे शहर बनाए हुए हैं। और मैंने वो शहर देखे हैं नीचे जाकर। राइट। और वो उन बड़े जबरदस्त बनाए हैं, उसमें हॉस्पिटल भी हैं, और किचन है, घर है, बेड, और उसमें ट्रक, 2 ट्रक आ जा सकते हैं। ऐसे उन्होंने नीचे शहर बनाए। जी तो वहां पे मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि अगर इस छत के ऊपर एटम बम गिर जाए, जहां पे हम बैठे हैं, जी इस जी नीचे वाले जी अंडरग्राउंड सिटी के छत ऊपर डायरेक्ट, जी जी तो क्या इफेक्ट होगा? उन्होंने, उसने, यकीन करें, मैं आपको हकीकत बता, चीनी ने ऐसे ऊपर मुंह करके देखा और उसने कहा मे बी हल्का सा क्रैक आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम होगा कि हम ओह, इस सेक्शन से निकल के दूसरे सेक्शन में चले। और इतने जबरदस्त। इतने मोटे जो है वो दरवाजे उनकी, और स्टील और साथ। इसी तरह उन्होंने फ्लड से जो है डील करने के लिए बहुत सारी इरिगेशन कैनाल्स बनाई हैं, जो बेसिकली उस तरह की इरिगेशन कैनाल्स नहीं है कि वो खेतों को पानी देती हैं। जी जी जी। वो वाटर चैनल्स हैं जो इजाफी पानी को घुमा फिरा के दरियाओं से समुद्रों में फेंक। गुड। उन्होंने एक इंतजाम किया है। उन्होंने बिल्कुल बड़े बड़े रेजरवायर बनाए हैं, आपकी मंगला डैम जितने तो उन्होंने रेजरवायर बनाए हैं, तरबेला बिल्कुल। डैम, मंगला डैम। जी जी तो फिर वो सफाई होती है। नानचिंग दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है नानचिंग। मैं वहां भी गया हूँ। जी वहां पे आप यकीन करें कि पूरा शहर आ जाता था खड़ा होकर देखने के लिए, और पीएलए जो आर्मी है उनकी, वो दरिया की सफाई करती थी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ।
ओके। ताकि दरिया का जो बेस है वो ऊपर ना हो और हुँ, पानी छलके ना बाहर। गुड। हमने क्या किया है, हमने पीओजेके में दरियाओं के रुख तब्दील करके मुजफ्फराबाद को प्यासा मार दिया है। जी। हमने ग्लेशियर जो फट रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हमने उनका कोई मुतबादल जो है रास्ता उनके लिए नहीं बनाया झीलों के लिए। अभी 30 झीलें ऐसी हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो किसी भी वक्त फट सकते हैं ग्लेशियर। हाँ। तो वो पानी किधर जाएगा? इसी हुँ, तरह से पाकिस्तान ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जी, जी। जो इस इजाफी पानी को किसी ढंग से इधर उधर करे और सैलाब से बचने की कोशिश हो। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमें पता नहीं था ये पहली दफा इतना खतरनाक सैलाब आया है, पहले भी आए हैं 2010 में आया था 1960 सर, में, 12 साल 70 में। पहले। हाँ जी। तो अब ये सारी, पहले तो ये रिट्रोस्पेक्ट में हमें सोचना चाहिए राइट। कि भाई पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी चीज जो है, चाइना और सऊदी अरेबिया मदद कर रहा है आटे में नमक से भी कम। उसकी वजह ये है कि हाँ, उनको पता है कि चोर चोरी करेंगे, करप्शन जी। होगी, लोगों तक चीज पहुंचेगी नहीं। अभी टमाटर आए हैं अभी ईरान से, तो उन्होंने तबाह कर दिए टमाटर। कौम भूखी मर रही है। शहरों हुँ, में 500 रुपए से भी ज्यादा महंगा टमाटर पर किलो बिक रहा है। और उन्होंने शिया टमाटर क्या क्या, तो क्रेटों के क्रेट जो है तबाह कर दिए। तो कंटेनर अब के अगर इंडिया कंटेनर। बेचता है कुछ भिंडी, तो वो कहेंगे ये हिंदू भिंडी है। लेकिन तो सर, कौन आपकी मदद करे? सर ये वाली बात बड़ी आपकी बड़ी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूँ इस बात पे। लेकिन सर, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये टमाटर ईरान से आया था, आप खुद भी बलूचिस्तान यकीनन आपने विजिट किया होगा, मैंने भी बहुत दफा किया है सर। साउथर्न बलूचिस्तान में मैं कहता हूं कि 99% चीजें खाने पीने से लेके और घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीजें होती है सर, वो ईरान की बनी हुई मिलती हैं और इस्तेमाल होती हैं। तो सर, अगर डबल रोटी तक वहां से आते हैं, ब्रेड एंड बटर और सब कुछ, दूध, फ्रेश मिल्क तक ईरान से आता है सर, तो फिर उसमें क्यों ये इस्तेमाल करते हैं कि टमाटरों से इनको तकलीफ थी और ना कोई पहली दफा टमाटर वहां से आया था। मसला तो ये। मुझे तो ये साजिश लगती है। मुझे तो लगता है कि ये कुछ लोगों को बकायदा इस मकसद के लिए भेजा गया था ओके। और उन्होंने ये कार्रवाई डाली है। और कम्युनल बेसिस पे सब्जियों की तफरीक करना जो है, इसको पहली दफा पाकिस्तान में मैं सुन रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। जी। और मैं समझता हूँ कि जनरल जो मैसेज हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टमाटर बिल्कुल। इसराइल से आया है या ये टमाटर ईरान से आया है। सर, ये चाइना से सोचे आके समझे हम मंसूबे इस्तेमाल के कर तहत लेते हैं। जो रिलीफ वर्क है उसको सैबोटाज करने के लिए ये कार्रवाई करवाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल। और आपकी ये बात काफी हद तक दुरुस्त इसलिए मुझे लगती है कि मतलब हम भी यही देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरफ तो सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई, फिर लोगों को जो प्याज टमाटर जो नॉर्मली थोड़ा सा बेहतर रेट पे मिल जाता था, 80-100 रुपए किलो मिल जाया करता था मार्केट से, अब वो अवेलेबल नहीं है। तो एक गरीब बंदा बेचारा वो घी और तेल खरीदे 600-600 रुपए किलो और लीटर के हिसाब से, या फिर 2-2, 3-300, 400-400 रुपए किलो प्याज और टमाटर खरीदे और खाए तो क्या खाए, क्योंकि आटा भी तकरीबन 150 रुपए किलो जो है वो पहुंच चुका है। और अभी कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो गंदम का सीजन बहुत दूर है, 6-7 महीने लगेंगे। तो खैर एनीवे सर, जो भी हो रहा है, मेरे ख्याल गलत में गलत हो रहा है और अवाम जो है उसको भुगत रही है और वही सफर कर रही है। आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।